एवरीवन, बेसिक कंप्यूटर की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है और कौन सी इसके टाइप्स होते हैं, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहली चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो गाइस ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो एक तरीके से आपका इंटरफेस होता है आपके हार्डवेयर सिस्टम के बीच में और एंड यूजर्स के बीच में, मतलब आपके बीच में। अब बात करते हैं हार्डवेयर। होता क्या है हार्डवेयर, कोई भी सीपीयू की जो चिप हो गई वो आपका हार्डवेयर है, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्पीकर, जो भी डिवाइसेस आपसे कनेक्टेड है, आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, आपके हार्डवेयर होती है। बट जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कोई कमांड नहीं भेज सकता। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक इंटरफेस चाहिए होता है और वो इंटरफेस होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सपोज टू बी आप स्पीकर में कोई भी ऑडियो प्ले करना चाहते हो तो आप स्पीकर को डायरेक्टली कमांड नहीं भेज सकते कि आपको ये वाला ऑडियो प्ले करना है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजते हैं और जिस लैंग्वेज में, जिस फॉर्मेट के अंदर आपके हार्डवेयर को समझ में आता है, उस फॉर्मेट के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन कमांड्स को कन्वर्ट करता है और उन कमांड्स को किसको भेज देता है, उन हार्डवेयर को भेज देता है। उसके बाद में आपका हार्डवेयर आपकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है। जैसे ऑडियो प्ले करना है तो ऑडियो को प्ले करता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कई बार बोला जाता है कि बीच में जो ट्रांसलेटिंग का जो काम है, आपके कमांड्स को सिस्टम के कमांड्स में कन्वर्ट करने का काम भी आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, जितनी भी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड है आपके सिस्टम के साथ में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कौन सी डिवाइस किससे किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, किस तरीके से कंट्रोल की जाती है, वो सारा काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि आपकी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एक्सेल का कोई सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, ठीक है, और आपके बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि गूगल का क्रोम हो गया जिससे कि आप इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनका आप डायरेक्टली यूज करते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर भी आपके हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी उनको बीच में इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है और वो इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन सिस्टम के बिहाफ में आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एप्लीकेशंस और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किससे कम्युनिकेट करता है, डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एप्लीकेशन के बिहाफ में आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। और इस हार्डवेयर के अंदर आपका मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, रैम, ये सारी चीजें डिवाइसेस इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब यूजर कहाँ अटैच्ड होता है, यूजर जो है वो आपके एप्लीकेशन सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, आपको एंड यूजर सिस्टम्स भी बोला जाता है। किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। क्यों, क्योंकि इसमें आपका एंड यूजर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में इंटरेक्शंस होता है इनका और इस तरीके से ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट के टास्क हो गई, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, आईओ मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके की बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। चलो डिस्कस करते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर। अब इसमें जो पहला है आपका है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के वर्ड से क्या समझ में आता है, हम प्रोसेसेस को मैनेज कर रहे हैं। कौन से प्रोसेसेस को, जो नॉर्मल जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, जो भी प्रोग्रामिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, उन सबको मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज करता है ये आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, उससे आपके प्रोसेस को, मतलब आपके प्रोग्राम्स को कहाँ लोड कर देता है, आपके मेन मेमोरी में लोड करता है, ताकि आप मेन मेमोरी से आपका सीपीयू उसकी प्रोसेस को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, उसके इंस्ट्रक्शंस को उठा पाए, उसके डेटा को उठा पाए और उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब ये प्रोसेस को लोडिंग का काम है, कौन से प्रोसेस को उठा करके लोड करना है, कहाँ लोड करना है, वो सारा काम किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जो आपके कहाँ से कहाँ पे लोड कर देता है, एसएम से उठा करके, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। ठीक है,
अब यदि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस है तो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी, वो भी कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट आपके पास में मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि आपकी जो ये प्राइमरी मेमोरी है वहां पे क्या होता है, सेल्स में डिवाइडेड होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है कि आप जब प्रोसेस को लोड कर रहे होते हो सेकेंडरी स्टोरेज से, तो आपको ये देखना होता है कि कौन सी सेल के अंदर, कौन सी स्पेस के अंदर आपको लोड करना है, और जब आपकी प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है तो उस केस में वापस से इस डेटा को उठा करके कौन सी जगह पे स्टोर करना है। ठीक है, ये सारा काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट कौन सी फाइल्स की बात की जाती है, कोई भी टेक्सचुअल फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गई, कोई डेटाबेस की फाइल हो गई, तो वो जो सारी फाइल्स है आपके पास में उनका मैनेजमेंट किया जाता है। कैसे किया जा सकता है कि मतलब उसके हार्ड डिस्क के अंदर कहाँ स्टोर करना है, उनके एक्सटेंशंस किस तरीके के हैं, कितनी साइज उनकी है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे आप उसके ऊपर की लगा सकते हो कि आप जब तक उसके ऊपर की नहीं बताओगे आप फाइल को ओपन नहीं कर सकते। आप फाइल को परमिशंस दे सकते हो कि कौन से यूजर से लॉगिन करने पे ही मैं उस फाइल को ओपन कर सकती हूँ, कौन से यूजर से लॉगिन करने पे फाइल को ओपन नहीं कर सकती, या ओपन कर लिया है तो उसको रीड करके आप राइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसमें डेटा और ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये सारे काम होते हैं आपके फाइल मैनेजमेंट में, और फाइल मैनेजमेंट का जो सारा काम है वो कौन परफॉर्म करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आपके जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्टेड है उन सबका मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्टेड है उन सबका मैनेजमेंट होता है। और वो काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कैसे करता है, जैसे सपोज टू बी आपने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट की, उस प्रोसेस का काम क्या है कि आपके किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस को जो आपका प्रिंटर जो डिवाइस है उसको क्या कर देता है, अलोकेट कर देता है कि आपका जो ये प्रिंटर है वो अलोकेट हो गया है किससे, आपकी करंट प्रोसेस से। अब ये करंट प्रोसेस इस प्रिंटर को डायरेक्टली एक्सेस कर रही है और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवा रही है। जैसे ही इसका प्रिंटिंग का काम खत्म हो जाता है, ये आपकी प्रोसेस से इसके प्रिंटर का जो अलोकेशन आपने किया था उसको वापस से क्या कर लेती है, वापस से कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है कि अब आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से अलोकेशन और डी अलोकेशन होता है आपके डिवाइसेस का, वो कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईओ सिस्टम मैनेजमेंट। तो आईओ सिस्टम मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं भाई, जितने भी आपके हार्डवेयर से जो कि आईओ डिवाइसेस आपने कनेक्ट की हुई है उनकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। जैसे कीबोर्ड किस तरीके की कीज को अंडरस्टूड करता है वो हमें नहीं पता होता है। उन सब की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करने के लिए आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो उन डिवाइसेस से उनके सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, मतलब उन डिवाइसेस के साथ में क्या आता है, उनका हार्ड पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है जिसको अपन डिवाइस ड्राइवर भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करके अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर लेवल से हटा देता है। यूजर को नहीं पता होता है कि वो कीबोर्ड से किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा होता है, वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करता है, ड्राइवर से कम्युनिकेट करता है, और ड्राइवर जो है वो आपकी डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई डिवाइस लगी हुई होती है, ये डिवाइस का ड्राइवर हो गया, और ये डिवाइस का ड्राइवर से कौन कम्युनिकेट करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है और आपके जो फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर अपने हार्ड डिस्क, आपके डीवीडीज और सीडीज, ये सारे डिवाइसेस आती हैं जिसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हो। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आपको डेटा को स्टोर करना है, कौन से ट्रैक, कौन से सेक्टर्स में आपको डेटा को डालना है, कहां से वैल्यूज को उठाना है, वो सारी चीजें मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास में सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर आपका अनऑथराइज्ड जो यूजर्स होते हैं, जिनके पास में यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता है, उन यूजर से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ताकि आपका जो अनयूजर्ड जो है, जो आपके अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं, वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए, उसकी वैल्यूज को, उसकी फाइल्स को करप्ट ना करे, उनकी डिलीट नहीं करे, उसमें मॉडिफिकेशन ना कर पाए। ठीक है, तो वहां से आपको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास में कमांड इंटरप्रिटेशन। तो कमांड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, यूजर ने जो कमांड दी हुई होती है वो आपके हार्डवेयर को समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यूजर से कमांड को एक्सेप्ट करता है, और जिस फॉर्मेट के अंदर सिस्टम को, हार्डवेयर को समझ में आता है कमांड, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है उन कमांड्स को,
देन वो आपके हार्डवेयर को दे देता है, ठीक है। फिर हार्डवेयर उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और जो आउटपुट वो देता है उस आउटपुट को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से यूजर के रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उसके आउटपुट को आपके यूजर को दे देता है, ताकि यूजर को भी वो आउटपुट, वो इंस्ट्रक्शन समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के जो मेजर फंक्शनिंग होती है वो कब यूज की जाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो मल्टीपल सिस्टम से आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? अलग अलग नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड। सपोज टू भी यहाँ पे 3 डिवाइसेस है, 3 कंप्यूटर सिस्टम्स है, उनके पास खुद का सीपीयू, खुद का जो है आईओ डिवाइसेस, खुद के डिस्क, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। बट वो आपस में कनेक्टेड है ये नेटवर्क के थ्रू। अब वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो उनका जो मैनेजमेंट है वो काम कौन करता है? उनका ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम करता है, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर पाए, एक की डेटा को दूसरे डिवाइस डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपकी कौन सी जॉब जो है, कौन से रिसोर्सेज का यूज करने वाले, कितने टाइम तक यूज करने वाली है, ये सारा काम कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है। कम्युनिकेशन के अंदर ही हो गया, सिंपल हो गया आपके ट्रांसलेशन वाला काम, जिसके अंदर आपकी जो अलग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, और भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबसे आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, क्योंकि कंपाइलर से भी आप डायरेक्टली एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते, उससे कौन करवाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्ट्रक्शन भेजेगा, देन वो आपका ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बहुत सारे टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। बेसिकली है जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनसे रिलेटेड 101% पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर पेपर के अंदर, ठीक है। तो इनकी नॉलेज होना बहुत ही कंपल्सरी है। तो चलो डिस्कस करते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंगल यूजर के। सिंगल यूजर भी 2 तरीके के होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। मतलब एक ही यूजर है आपके पास में और एक सिस्टम है, ठीक है। और वो सिस्टम भी क्या करता है? एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे यदि उसने ऑडियो प्ले किया हुआ है तो उस टाइम पे आप और कोई काम नहीं कर सकते, उसमें ओनली ऑडियो ही प्ले होगा, ठीक है। उस टाइम पे यदि आप कोई पेंटिंग कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप ओनली पेंटिंग करोगे, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तो वो वाला हो जाता है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। बट अब जो करंट सिनेरियो में हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो कैसे है? एक ही यूजर है, आप सिंगल यूज कर रहे हो, बट आप मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? क्या आप उसी टाइम पे पेंट भी कर रहे हो, उसी टाइम पे आपने पीछे कोई ऑडियो फाइल भी चला रखी है, मतलब कोई म्यूजिक भी आप लोग सुन रहे हो, या फिर कोई प्रिंटिंग भी आपने उसी टाइम पे करवा रहे हो। तो सारे काम जो है वो क्या हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। तो उस चीज को अपन बोलते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम में क्या होता है भाई? आपके पास में जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना, वो तो एक ही होती है, बट उस प्रोसेसिंग यूनिट को आपके मल्टीपल यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स सेम प्रोसेसिंग यूनिट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजर 1 के पास में सीपीयू रखा हुआ है और इस यूजर 1 के सीपीयू को ही आपका यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए। तो उस सिस्टम को बोलते हैं मल्टी यूजर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो यूजर 2, यूजर 3 जो सिस्टम्स है जिनके अंदर सीपीयू नहीं लगा हुआ होता, उनको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में यूजर्स की जगह पे यूज किया जाता है टर्मिनल वर्ड, तो उस केस में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है आपका टर्मिनल। नेक्स्ट है आपके पास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे सपोज टू बी बहुत सारे टास्क है, ठीक है। उन टास्क में से मेजोरिटी ऑफ जो टास्क है वो एक ही तरीके की है, तो क्या किया जाता है? जो सिमिलर टास्क होती है उनको एक साथ ग्रुप किया जाता है और सारी टास्क को एक साथ परफॉर्म किया जाता है, ताकि एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जाए सीक्वेंस वाइज, और सारी प्रोसेस बहुत लंबे टाइम के बाद में पूरी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेसिंग कब आई थी? जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इनिशियल था, जब स्टार्टिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे तब ऐसा होता था। वहां पे क्या होता था कि ऑफलाइन जो डेटा होता था, ऑफलाइन डेटा में पंच कार्ड की फॉर्मेट में यूजर्स है वो अपने डेटा को रखते थे, प्रोग्राम्स को रखते थे, और आपके जो वो होता था ना कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको दे देते थे, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो सिमिलर टाइप की जो टास्क होती थी उनमें से उनको एक साथ ग्रुप बनाता था और आपके सिस्टम को दे देता था, ठीक है। तो बहुत लंबी प्रोसेस के बाद में आपका पूरा सिस्टम है
वो क्या करता था, अपने पूरी टास्क को सीक्वेंस वाइज परफॉर्म कर देता था, क्योंकि उनके जो टास्क की जो फंक्शनैलिटी वो सेम टाइप की होती थी। जैसे मान लो 100 पंच कार्ड उसको सबमिट किए, ठीक है, और सारे के सारे पंच कार्ड में एक ही काम है, क्या है, प्रिंटिंग का काम है। सारे पंच कार्ड एक साथ सबमिट कर दिए तो रात भर आपका सिस्टम चला और सारी प्रिंटिंग उसने कर दी। इस तरीके से काम होता था आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसमें क्या होता था कि यदि आपके मल्टीपल टास्क को आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सारा बैच आपने दे दिया सिस्टम को, तो बीच में आप उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी सिस्टम को रुक के आप बीच में किसी भी टास्क को बंद नहीं कर सकते। भाई 100 में से यदि एक टास्क बीच में ऐसी है जिसका आप प्रिंट नहीं करना चाहते, तो अब आप उसको नहीं रोक सकते, आपको पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने एक बार बना के डाल दिया तो वो पूरा प्रोसेस होगा, बीच में यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है उसमें। वो होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक तरीके से बैच सिस्टम के तरीके से ही वर्क करता है, इसमें भी मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, बट क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो यूजर है वो भी इंटरेक्ट नहीं करता, बट इसमें होता क्या है, इसमें प्रोसेसिंग फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है, ठीक है, P1 हो गई, P2 हो गई, P3 हो गई, ठीक है। वहां पे तो क्या होता था कि वो सीक्वेंस में चलता था, पहले P1 पूरी एग्जीक्यूट होगी, फिर P2 पूरी एग्जीक्यूट होगी, फिर P3 एग्जीक्यूट होगी, इस तरीके से ऑपरेशन होता था। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो गया, यदि P1 का जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू का यूज कर रही है, ठीक है, तो और उस टाइम पे वो चेक कर लेता था कोई और प्रोसेस है जो किसी और रिसोर्स का यूज कर रही है। जैसे P2 को सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी अभी किसकी रिक्वायरमेंट है, आईओ डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों काम, दोनों रिसोर्सेज अलग अलग हैं, तो एक साथ कर सकते हैं। तो P1 की प्रोसेस सीपीयू में चल रही होती है, P2 की प्रोसेस आईओ डिवाइसेस में चल रही होती है, इनपुट डिवाइसेस में चल रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपके P3 की जो प्रोसेस है वो हो सकता है कोई प्रिंटर का यूज कर रही हो, तो उस केस में आपके जो P3 डिवाइस है वो किसी प्रिंटर का यूज कर रही होती है, ठीक है। अभी तीनों डिवाइसेस तीनों अलग अलग रिसोर्सेज का यूज कर रही है, इसलिए वो तीनों एक साथ काम कर सकती है। जब इस तरीके से काम किया जाता है तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, और इस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि आपके पास में ये जो प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, सपोज टू बी, इन सारे प्रोसेसेस को क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए। पर मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सीपीयू जो है वो एक ही प्रोसेस को दिया जा सकता था, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं, पर मल्टीपल टास्क जो है उन सबको क्या चाहिए, सबको सीपीयू चाहिए। उस केस में ये कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इनको टाइम अलॉट कर दिया जाता है। जैसे 10 माइक्रोसेकंड इसको दे दिया, 10 माइक्रोसेकंड इसको दे दिया, 10 माइक्रोसेकंड इसको दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेशन में वर्क कर रहे हैं, पहले ये वर्क करेगा, फिर ये वर्क करेगा, फिर ये वर्क करेगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा, वापस से 1 वर्क करेगा, फिर 2 वर्क करेगा, इस तरीके से एग्जीक्यूशन चलता जा रहा है। उससे क्या होता है कि जब इससे यूजर इंटरेक्ट करता है तो यूजर इनमें से किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है, और यूजर को ये लगता है कि जो भी यूजर इससे कनेक्टेड है वो डायरेक्टली सारे ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उनके बीच में स्विचिंग इतनी फास्ट हो रही है कि यूजर को हमेशा ये लगता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है, जबकि सारा काम एक साथ नहीं हो रहा है। 1 बाय 1 उनको टाइम अलॉट होता है, उसके फॉर्मेट के अंदर आपका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज टू बी ये जो प्रोसेसेस हैं वो आपके मल्टीपल यूजर्स की है, मतलब जैसे हमने देखा मल्टी यूजर में सिस्टम में, तो वहां पे जब सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसेस है और ये सारे प्रोसेसेस अलग अलग यूजर से आई हुई है, तो सारे यूजर्स को क्या लगेगा कि सीपीयू अभी मेरा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबको 10-10 सेकंड अलॉटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, जिसको हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर क्यों यूज किया जाता है, रियल टाइम सिस्टम को यूज किया जाता है जब आपके पास में टाइम की बाउंडेशन होती है। टाइम की बाउंडेशन जहां पे मतलब टाइम का फिक्स टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन का होना कंपल्सरी होता है, जैसे मिलिट्री पर्पस हो गए, ठीक है, वहां के सॉफ्टवेयर हो गए, और आपके स्पेस के सॉफ्टवेयर हो गए, और आपके मिसाइल के कोई सॉफ्टवेयर हो गए। तो उस केस में क्या होता है, एक फिक्स टाइम लिमिट में ही आपका काम करना होता है। यदि टाइम लिमिट के बाद में काम होता है तो वो मीनिंगलेस होता है, कई बार तो उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता। हम लोग बोल सकते हैं कि रियल टाइम सिस्टम होता है, उसमें भी 2 तरीके के सिस्टम होता है। एक तो होता है आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम, जिसमें बिल्कुल भी डिले को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है, इसमें बिल्कुल भी डिले को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में, ये होता है ना कि यदि 100 में से एक बार गलती हो जाती है तो उसको माफी मिल जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, यदि रोज सही टाइम पे काम हो रहा है पर कभी कभार यदि आपका डिले हो जाता है तो ये लोग क्या कर ले, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता। बट हार्ड जो रियल टाइम सिस्टम होता है वहां पे क्या होता है, छोटे से डिले को भी, 1 माइक्रो सेकंड के डिले को भी एक्सेप्ट
नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक माइक्रोसेकंड बहुत भयानक हो सकता है मिसाइल के केस के अंदर, ठीक है। तो उस तरीके के सिस्टम्स को अपन बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेड सिस्टम से मतलब होता है एक सिस्टम के अंदर, मतलब एक डिवाइस के अंदर किसी सॉफ्टवेयर को आपने एम्बेड किया हुआ, तो वो होता है आपके एम्बेडेड सिस्टम। आजकल क्या हो रहा है, आपके आईओटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो थिंग्स आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जिनका आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप कूलर का यूज कर रहे हो, फ्रिज का यूज कर रहे हो, आप किसी कैमराज का यूज कर रहे हो, आपके घर के अंदर कोई बेल लगी हुई है, तो उन सब सिस्टम्स के अंदर क्या हो सकता है, आजकल क्या हो गया है कि ऑटोमेशन सिस्टम आ गया, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है, उसके अंदर डिवाइसेस लगी हुई होती है, ठीक है। उनमें क्या होता है कि वो आपको सेंसेस भेजते हैं, किसके बेसिस पे भेजते हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ होता है उसके बेसिस पे भेजते हैं। और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन डिवाइसेस में लगा हुआ होता है वो होता है आपका एम्बेडेड सिस्टम। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे ड्रोन्स जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो ड्रोन्स के अंदर भी आपका एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ होता है। आपके घर के अंदर क्या बोलती हैं, वॉशिंग मशीन लगी, उसमें आपका एम्बेडेड सिस्टम लगे हुए होते हैं। तो इन जो छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास में एम्बेडेड सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस है या आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे आपके 10 फ्रेंड्स है, आपको कोई टास्क परफॉर्म किया जाए तो 10 के अंदर अलग अलग काम्स को डिवाइड कर दिया गया कि ये वाला काम ये करेगा, ये वाला काम ये करेगा, ताकि काम बहुत फास्ट हो सके, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बड़े सॉफ्टवेयर थे, बड़े सर्वर्स थे, उनके डेटाबेस को क्या कर दिया, अलग अलग जगह पे स्टोर कर दिया और ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे स्टेट वाइज सर्वर रख दिए गूगल ने, ठीक है। अब वो सर्वर्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सर्वर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, वो नेटवर्क के थ्रू, ये इसके अंदर कोई डेटा रखा हुआ है तो ये वाला सिस्टम एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर कोई डेटा रखा हुआ है तो ये वाला सिस्टम एक्सेस कर सकता है। बट किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, आपके नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हैं। और ये नेटवर्क इस पर डिपेंड करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है ताकि बीच में ये जो जितने भी नेटवर्किंग ऑपरेशंस है वो उनको परफॉर्म कर पाए, उनको मैनेज कर पाए, ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है आपके पास में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपके पास में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके एप्पल फोन्स में चल रहा है, आईफोन्स में चल रहा है। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिंपल स्मार्टफोन्स में चल रहा है, जैसे कि आपकी सैमसंग वाली जो फोन्स हो गए उनमें चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लैकबेरी है, वैब है, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए यूज की जाती है, ओनली मोबाइल फोन्स के लिए यूज की जाती है। अब मोबाइल फोन्स में आपके स्मार्टफोन्स भी आ गए, आपके टैबलेट पीसीज भी आ गए, आपके वियरेबल डिवाइसेस भी आ गई, स्मार्ट जो वॉचेज हैं उनमें भी यूज किया जाने लग गया। तो इन सब चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उन सारे सिस्टम्स के लिए, इन सारे स्मार्टफोन्स के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो गाइस ये हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। देन उसके बाद में हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, और उनके और अदर फर्दर क्वेश्चन का डिस्कस भी करेंगे ताकि उनके आने के चांसेस भी आपके बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो थैंक यू।